हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं दोस्त, तो आज के क्विज में मेरा क्या खास रहेगा कि आज के क्विज स्टार्ट में ही इकोनॉमिक्स चलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है आए दिन दरोगा और बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हम पढ़ते हैं, आज हम इतिहास के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ बाबू? कलकत्ता। कलकत्ता को देखकर क्या ख्याल है? कलकत्ता का संस्थापक कौन था बाबू? जॉर्ज जॉब चरनॉग। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? अब मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार। चंडीगढ़ के लुटियंस करे कहते हैं। अच्छा सर, यहाँ तक तो हो गया। अब कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता जो है भारत की राजधानी पहले कहाँ था? नई दिल्ली से पहले कहाँ था? दिल्ली। और दिल्ली से पहले कहाँ था? कलकत्ता। ठीक है, तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता था, उसके बाद कहाँ बना? नई दिल्ली बना। दिल्ली से नई दिल्ली बना था। आराम से सुनिएगा दोस्त। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था, जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आया था, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से होते हुए। कौन है? जॉर्ज पंचम और मैरी। तो जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उस समय गवर्नर जनरल था भारत के, तो उसने क्या किया कि 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया। गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना दिया, और तब उसमें से होकर आए कौन? जॉर्ज पंचम और मैरी आए। तो यहाँ पर क्या किए कि उसने दो अहम घोषणा पत्र, उसका दो घोषणा पत्र याद रखिएगा। एक तो जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसको रद्द करके, उसको रद्द कब कर दिया गया? 1911 के घोषणा पत्र में। ठीक। और सर 1911 में ही यह घोषणा किया गया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ? दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो दिल्ली राजधानी कब घोषणा हुआ था? 1911 में। कब शिफ्ट हुआ था बाबू? 1912 में। यानी पूर्णतः कार्यकाल चालू हो गया था, कार्यभार का कब? 1912 से। अच्छा सर, 1912 में वहाँ हो गया। अब सर दिल्ली तो चला गया, अब दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बना? 13 फरवरी 1931 को। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली से राजधानी को ट्रांसफ़र करके कहाँ रख दिया गया? नई दिल्ली। भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कोई दिक्कत है? आइए, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ हुआ था? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो वाडनगर, गुजरात। वाडनगर, गुजरात में मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था। अब सर मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। पूरे देश में उचित मूल्य पर दवा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, तो स्वामित्व के आधार पर। यानी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है बाबू? तो स्वामित्व के आधार पर। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तब 22 मई 2006 को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बाबू, इसके द्वारा डॉलेक्स 100 का शुरू कब किया गया था? 22 मई 2006 को। अब सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह एशिया का सबसे पुराना बाजार है, शेयर मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब सर इसका स्थापना की बात करें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। कोई दिक्कत है? एक होता है NSE यानी नेशनल, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, यानी राष्ट्रीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय। ठीक है, स्टॉक संचय विनिमय ऐसे करके होता है। ठीक है,
तो इसका NSE का स्थापना कब हुआ था? 1992 में। NSE की इकाई का है तो निफ्टी है, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के है क्या इकाई, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था बाबू? तो समानता के साथ विकास, समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002। 1997 से 2002। खुद ही कहते हैं, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी? यानी जो पेमेंट गेटवे है ना, रुपए की शुरुआत कब हुआ था भारत में? तो मई 2014 में। कब? मई 2014 में रुपए की शुरुआत हुआ था भारत में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2009 से 10 में। यानी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, कब शुरू हुआ था बाबू? तो 2009-10 में, ठीक है। अगर कहेगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो यह 2014 में। कब? 2014 में। माननीय मोदी जी का जब सरकार बना था ना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या था बाबू? तो प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेना, हर 5 साल में 3 गांव को गोद लेना है आपको, और उसको आदर्श गांव बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि उस गांव में प्राइमरी हॉस्पिटल से लेकर ATM से लेकर हर सुविधा से लैस वह गांव होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो वहीं सांसद आदर्श ग्राम योजना कहेगा तो 2014 में मोदी जी द्वारा। किसके सर यथी में किसके विचार था? तो जयप्रकाश नारायण के विचार था, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाया जाता है? कितने अक्टूबर को? जयप्रकाश नारायण के नहीं मनाया जाता है, बताइए। जयप्रकाश नारायण के जयंती कब मनाया जाता है? जल्दी से सोचते रहिए, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2005 में। अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। कब बाबू? 2005 में। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका स्थापना हुआ था 1948 में। कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना बाबू, वह एक व्यावसायिक संगठन नहीं है। कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यह एक व्यावसायिक संगठन नहीं है। संगम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से। यानी संगम योजना का उद्देश्य क्या है बाबू? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकलांग है ना, उनसे, अब तो विकलांग को दिव्यांग कहना है। क्या कहना है? दिव्यांग कहना है। विकलांग शब्द इसके लिए यूज नहीं किया जा रहा है। तो संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की शुरुआत की बात करें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कहे तो ये नरेंद्र मोदी, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कहे तो अरविंद पनगड़िया। कौन है? ठीक है, कौन ना? अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष हो गए। अगर प्रथम CEO कहेगा ना तो सिंधु खुलर। कौन है? सिंधु खुलर। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, नीति आयोग तो हो गया। इससे पहले देखिए, नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कहे तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अच्छा सर, इसी के जगह पर क्या हुआ था? किसके जगह पर? योजना आयोग के जगह पर ही 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया बाबू? नीति आयोग आ गया। यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। खुद ही कहते हैं, भारतीय रुपए का प्रतीक रुपया किसने तैयार किया था? तो D उदय कुमार 2010 में। यह मुंबई IIT के स्टूडेंट थे। कौन? D उदय कुमार। इसने ही रुपया का सिंबल, जो R नहीं ऐसे लिखता है, तो यह अंग्रेजी के कैपिटल R
और र हिंदी का र दोनों से मिलकर बना है कौन? रुपया। समझ में आ गया? स्थानीय निकाय अपने रुपया का सिंबल अपनाने वाला भारत 5वां देश है। भारत, ठीक है। इससे पहले 4 देश अपना अपना सिंबल रुपये का बना चुका है, जैसे पाउंड हो गया, स्टर्लिंग हो गया, येन हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, और चौथा 5वां पर है भारत। आइए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है बाबू? तो देवास। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास। और देवास कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। स्थानीय निकाय अपने राजस्व इकट्ठा करती है गृह कर के रूप में, यानी स्थानीय निकाय जो है ना राजस्व इकट्ठा करती हैं, तो गृह कर जो होम टैक्स हम लोग देते हैं ना, इससे स्थानीय निकाय क्या करती हैं? अपना टैक्स स्टोर करती है। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिसके पास ज्योत क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, उसको छोटे किसान के श्रेणी में रखा गया है। अब सर, भारत में ज्योत 3 प्रकार के होता है। एक होता है लघु ज्योत, बृहद ज्योत और सीमांत ज्योत, ठीक है। तो सीमांत ज्योत किसे कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम ज्योत को क्या कहते हैं? सीमांत ज्योत। अच्छा, 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच के क्या कहते हैं? लघु ज्योत। 1 से 5 और 5 से अगर अधिक हो जाएगा ना तो उसको क्या कहेंगे? बृहद ज्योत कहेंगे। कोई कहते हैं बृहद ज्योत कहेंगे। अब सुनिए, तो बृहद ज्योत ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिसके पास ज्योत 1 से 2 हेक्टेयर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं कि छोटे किसान के श्रेणी में रखा गया है। यहाँ ज्योत के बात नहीं कर रहा है, यहाँ किसान के बात कर रहा है बाबू। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 14-6-20। कितना है? 14-6-20, यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। 1980 में, ठीक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है बाबू? तो आरबीआई को। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई के फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर होता है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर होता है। 1934 के अधिनियम से आरबीआई की स्थापना 1935 में होता है। आरबीआई के जो लोगो है उस पर किसका चिन्ह है बाबू? तो ताड़ के पेड़ और किसका फिगर है? ताड़ के पेड़ का फिगर है और बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का है, ठीक है। अब सर सुनिए, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और 1949 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई के, ठीक है। आरबीआई तो हो गया। आरबीआई क्या करता है कि जब बैंकों को ऋण देता है, यानी जो व्यापारिक बैंकें होता है उसको ऋण देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। और जब वाणिज्यिक बैंक से रिजर्व बैंक उल्टा धन लेता है, यानी ऋण लेता है, तब उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अब सर, रिवर्स रेपो रेट जो होता है ना, हमेशा रेपो रेट से कम होता है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है रेपो रेट से कम होता है। बात समझ में आ क्या? हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। कोई दिक्कत? अब सर, एक होता है CRR और एक होता है SLR। अब CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और एक होता है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सर, SLR क्या होता है? CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। मान लीजिए हम बैंक, अगर मैं कोई व्यावसायिक बैंक खोलना चाहता हूँ, तो हमको खोलने से पहले क्या कहेगा ना आरबीआई कि आप कुछ पैसा हमारे पास धन कैश के रूप में स्टोर कीजिए, कैश के रूप में स्टोर कीजिए, यानी संचित कीजिए, ठीक है। तो वह क्या करता है कि कुछ मनी रिजर्व बैंक के पास अपना पैसा स्टोर कर देता है, संचित कर देता है कि आपात स्थिति में या कोई ऐसा स्थिति हो जिससे उस बैंक का दिवालिया हो, तो उस स्थिति में आरबीआई उसका संभाल सके। समझ में आ रहा है ना? इस पर्पज से क्या करता है कि CRR आरबीआई के पास स्टोर होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि CRR के फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो। सिमिलरली
ACLR क्या होता है? अब देखिए स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सर ये क्या होता है सर? ACLR क्या होता है? अक्सर ये एक तो फुल फॉर्म बता दिए, दूसरा आप बताते हैं। RBI कहता है कि अगर आप बैंक खोल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ लिक्विड के रूप में, लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि उसको कुछ पदार्थ के रूप में, जैसे सोना चांदी हीरा, ये सब मेरे पास क्या कर दीजिए? रिजर्व कर दीजिए, यानी ये हमारे पास संरक्षित कर दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि इकोनॉमिकल कंडीशन घबरा जाए। जैसे मान लो वस्तु का भाव बढ़ गया तो उस रेशियो में आपका सोना रहेगा, समझ रहे हैं? तो उस समय सोना उसको बेचकर फिर हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिकल कंडीशन को हम सुधार सकते हैं। तो वो हो गया ACLR। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, ACLR क्या होता है, ठीक है, RBI के बारे में। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, इसके बाद में आते हैं, यहाँ तक तो हो गया। मशीन टूल एक उदाहरण है। मशीन जो टूल है बाबू, वह पूंजीगत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। यानी अगर हम मशीन टूल बनाती हैं तो क्या हो गया? उसमें हम पूंजी लगाएं तो पूंजीगत वस्तुएं हो गए। अब सर मध्यवर्ती वस्तुएं किसको कहते हैं? मान लीजिए लकड़ी जो है ना, यह मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। कैसी है? एक लकड़ी जो है किसके पास है? बढ़ई के पास, शर्मा जी लोग के पास, कारपेंटर जो है जो इसको बनाता है। अब सर वो जो लकड़ी है अगर वो कारपेंटर के पास है तो एक बात समझिए, इसको मध्यवर्ती वस्तु कैसे कहेंगे? देखिए, अगर वो कारपेंटर उस लकड़ी को कीन कर लाया है किसी कस्टमर से, जिसका भी पेड़ हो, उससे खरीद लिया। मान लीजिए आपका पेड़ है, हम हो गए कारपेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत? हम हो गए क्या? उससे बनाने वाले, कोई दिक्कत? तो हम आपसे लकड़ी खरीद लिए, तो हम उससे अभी पलंग का निर्माण नहीं किए हैं, पलंग का निर्माण या चेयर या सोफ़ा वगैरह के निर्माण अभी नहीं किए हैं। अगर हम उससे आपसे केवल लकड़ी खरीदे हैं तो जो लकड़ी खरीदे हैं तो ये लकड़ी हमारे पास आया तो ये अभी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं का रेट फिक्स नहीं होता है, उसका रेट आप कितना भी बढ़ सकता है, घट सकता है। यानी अगर हम आपसे लकड़ी खरीद लिए हैं, अभी लकड़ी आप हमको 1,000 रुपये प्रति मीटर दिए हैं, वो लकड़ी का हम कुछ भी बनाकर उसको आगे चल के हम बेच सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो वो मेरे पास आया तो अभी वो मध्यवर्ती श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? अगर उससे हम मान लीजिए सोफ़ा बना दिए, क्या बना दिए? सोफ़ा बना दिए, तो वो जो सोफ़ा बन गया ना, तो वो पूंजीगत वस्तुएं हो गई। यानी अब उसमें हमारा क्या हो गया? पूंजी इन्वॉल्व हो गया। सोफ़ा तो लगाएंगे तो उस पर बेड वगैरह सारा चीज़ हम इस्टेब्लिश करेंगे, वो बनाएंगे, मेरा मेहनत रहेगा, उसके बाद में कुछ और चीज़ लगेगा। अब वो पूर्णतः तैयार है तो वो पूंजीगत वस्तुएं हो गई। क्या हो गई? यानी अब उसमें क्या हो गया? पूंजीगत वस्तुएं। अब उससे दूसरा कुछ नहीं बना सकते हैं। अब जो सोफ़ा प्रिपेयर हो गया तो अब उससे क्या, उससे कोई मध्यवर्ती श्रेणी में रख सकते हैं क्या? या उसको तोड़कर कुर्सी बना दीजिएगा? नहीं ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए, कह रहा है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक होता है जिसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। अब सर ये क्या कह रहा है उसको समझिएगा आप विस्तार से। कह रहा है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत, गृहस्थी जो है यानी जो आम ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं, उसके द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक होता है। उसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहा जाता है। अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार, देखिए कल मैं बोला था एकाधिकार। एकाधिकार में एक विक्रेता होते हैं। मैं बताया था ना कि कल आया था एकाधिकार, मतलब कि एक विक्रेता, एक ही व्यक्ति उसका मालिक होगा। एकाधिकार, एक का अधिकार होगा। समझ में आ रहा है? तो एक अधिकार का मतलब क्या हो गया? एक का अधिकार। यानी अल्पाधिकार का मतलब दो विक्रेता। अल्पाधिकार का मतलब अल्प माने कम अधिकार है, यानी कोई के कम है तो कोई के, यानी जिसमें दो विक्रेता उसमें समझ एक अल्पाधिकार। ठीक है, अब सुनिएगा, एक विक्रेता, कुछ विक्रेता, दो विक्रेता, तीन विक्रेता। अब इसमें आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। कुछ विक्रेता मार देते हैं,
अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो आप क्या गाइड कीजिएगा कि एक विक्रेता तो होगा नहीं, कुछ विक्रेता लगता है। अल्प माने होता है कम, कुछ, तो कुछ विक्रेता को क्या कह देंगे, अल्पाधिकार। तो यह गलत हो जाएगा दोस्त। इकोनॉमिक्स इतना सटीक आंसर देता है ना सटा के कि क्या बताएं। ठीक है, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता, तो याद रखिएगा, एक अधिकार में एक विक्रेता, अल्पाधिकार में दो विक्रेता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। यानी भारत में अगर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना होगा ना बाबू, तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। कोई दिक्कत है? किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी सदा स्थिर और नियत। यानी कहने का मतलब है बाबू कि किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत क्या होगी, तो सदा स्थिर रहेगी और नियत रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि कुछ उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत, कोई फर्म बनाए आप उत्पादन के उद्देश्य से, और उसमें जो लागत होगा वह तो स्थिर न रहेगा कि बढ़ते घटते रहेगा। अभी बिल्डिंग एक में कंस्ट्रक्शन आप कर दिए तो इसका मूल्य तो फिक्स ना हो गया कि इसका मूल्य बढ़ते घटते रहेगा, कि आज मकान का दाम कुछ और है कल बढ़ेगा घटेगा। ये तो कच्चा चीज़ नहीं ना है, आप इसको एक बार बना दिए वो बन गया। तो कह रहा है कि इसका जो है अल्पकाल में नियत लागत, उसका जो लागत आया वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, यानी लागत तो फिक्स हो गया। तो लागत सदा स्थिर और कांस्टेंट यानी नियत होता है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तब भारत सरकार द्वारा। अब समाचार विस्तार में नोट आ गया। ध्यान से सुनिएगा कि 1935 खबरों में ध्यान से रहिएगा कि अब रहता है कि नोट का प्रचलन भारत में कब से हुआ। देखिए 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुआ तब नोट छापने की जिम्मेवारी आरबीआई को दे दिया गया। कब से? 1935। अब 1935 से पहले कहिए और 1935 में भी इस पर जॉर्ज पंचम का फोटो रहता था। किस पर? नोट पर। जो नोट आरबीआई छपता था बाबू उस पर किसका फोटो रहता था? कब? 1935 में। 1938 में क्या हुआ था कि 1938 में क्या हुआ था कि जॉर्ज पंचम को हटाकर उस पर नोट पर से फोटो जॉर्ज सस्टम का फोटो लगा दिया गया। किसका? जॉर्ज सस्टम का फोटो चिपका दिया गया। यानी अब जितना 1938 से नोट प्रिंट होने लगा तो उस पर किसका फोटो आने लगा? जॉर्ज सस्टम का। अच्छा, कहानी कुछ यूँ चलता है। फिर चलते चलते जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब अशोक के जो सिंह स्तंभ है ना बाबू, वह क्या होने लगा? प्रिंट होने लगा, छपने लगा। यानी 1947 से किसका फोटो आने लगा? सिंह स्तंभ से। ठीक है। अब सर्वप्रथम 1987 में, कब? सर्वप्रथम 1987 में महात्मा गांधी का फोटो नोट पर 500 रुपये के नोट पर सर्वप्रथम 1987 में छपा था। 1987 में छपा था। कितने रुपए के नोट पर? तो 500 रुपये के नोट पर। ठीक है। और 1996 से भारत के जितने भी नोट जारी होते हैं यानी सभी नोटों पर किसका फोटो? महात्मा गांधी का फोटो आने लगा। कब से? 1996 से। देखिए 1 रुपये का सिक्का हो, 1 रुपये का नोट हो, इस पर अधिकार होता है भारत सरकार के। 1 रुपये से अधिक मूल्य के यानी 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जितना भी नोट हो गया, ये सारा के सारा आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। और उस पर किसका साइन रहता है? तो आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है। आज भी खुद ही कहते हैं तो जितना रुपया रहता है उस पर आरबीआई का गवर्नर रहता है, 1 रुपये को छोड़कर। अब सर 1 रुपये का नोट हो चाहे 1 रुपये का सिक्का हो, उस पर किसका साइन रहता है? तो वित्त सचिव का। वित्त सचिव का। ये नहीं कि भारत सरकार के साइन रहेगा या वित्त मंत्री का। ये भी क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन करता है। अब बहुत बार पेपर में भेटाया है, रहेगा आपसे कि वित्त सचिव और वित्त मंत्री। अब मामला गड़बड़ाएगा। अब चल हाँ का सोचेगा कि वित्त मंत्री मरतो, सरकार के प्रतिनिधि कौन करता हो? अभी वित्त मंत्री। तो मार खींच के अब बहरी निकलते बाबू रसमलाई लेके तैयार बन, बेटा हमार निकल परीक्षा देके। टप दे आओ बाबू, ले मुंह में पहले ले, ठंड हो।
ऐसे गार्जियन तैयार रहता है जैसे लगता है कि यूपीएससी के मेंस निकल के बाहर एकदम लिख के, अच्छा इंटरव्यू दे के बाहर ही, माने दृश्य तो आप लोग देखे होंगे चाहे देखिएगा। आने वाले दिन में अब तो हम लोग बूढ़ा गए का दोस्त, आप लोग तो समझ ही रहे हैं ये सब बात। कितना के नहीं पापा मम्मी भैया आ बाबा बचिया हमारा बतिया परीक्षा दे के बबुआ हमारा बता मुँह सुखाई लो, आब 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 खा लो। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं पॉलिटी की ओर, और पॉलिटी में आगे हम लोग क्या करते हैं देखते रहिएगा। देखिए पॉलिटी का पहला क्वेश्चन कि किसी सुनिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं? तो अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 के तहत कहता है बाबू कि कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल को लगता है कि यह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना चाहिए तो वह सुरक्षित रख सकते हैं। यह अधिकार उनको अनुच्छेद 200 देता है। ठीक है, यह विधेयक अपनी अनुमति दे अथवा न दे या राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित कर सकते हैं, अनुच्छेद 200 में कहा गया है। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है बाबू? तो महाधिवक्ता, यानी महाधिवक्ता किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76, उसी तरीके से अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। यानी अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस राज्य के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यानी महाधिवक्ता वैसा व्यक्ति होगा जो उस राज्य के जो न्यायालय है ना बाबू, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हो, वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता चुना जाता है। और कौन बाबू नियुक्त करते हैं इसको? राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यानी राज्यपाल डिसाइड करेंगे कि इसका वेतन कितना रहेगा, इसका भत्ता कितना मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन कौन बाबू? तो देखिए अनुच्छेद 168 के फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 के फर्स्ट कहता है जो कि राज्यपाल विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनेगा। यानी कहने का मतलब बाबू कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उस राज्य के राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगर विधान परिषद उस राज्य में लागू हो तब, अगर जिस राज्य में लागू नहीं हो वहाँ पर केवल राज्यपाल और विधानसभा के सदस्य, यानी विधानसभा। कोई दिक्कत है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू देखिए भारत के प्रथम महिला है जिसे राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया था। आज सरोजनी नायडू को देखकर क्या ख्याल है? इसे भारत का क्या कहते हैं? कोकिला। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? 13 फरवरी 1979 को हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, चार मीनार कहाँ है बाबू? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। कोई दिक्कत है? तो 13 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में कौन की थी? सरोजनी नायडू। इस प्रकार भारत के प्रथम महिला कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली कौन है? सरोजनी नायडू हुई। राज्यपाल भी बनने वाली प्रथम महिला। भारत के प्रथम महिला ये मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? यानी देखिए राज्यसभा या विधान परिषद सॉरी, इसमें राज्य विधानसभा है, राज्यसभा है, तो इसमें देखिए राज्य विधान परिषद को विघटित नहीं कर सकते हैं आप।
लेकिन उसको समाप्त कर सकते हैं। समाप्त बहुत कीपिंग योर माइंड दोस्त। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं हो सकता है। क्या बोला मैं? राज्यसभा कभी विघटित या समाप्त नहीं हो सकता है। राज्यसभा केंद्र वाला, समझ में आ गया? वह अस्थाई निकाय है, कोई दिक्कत। लेकिन राज्य के जो विधान परिषद है ना, यह विघटन नहीं होगा इसका, लेकिन यह समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमको विधान परिषद नहीं चाहिए, हमको विधान परिषद नहीं चाहिए। बंगाल इधर मांग रही है ममता बनर्जी कि हमको विधान परिषद लागू करवाइए, विधान परिषद। अब बताइए, तो कोई कह रहा है कि त्राहिमाम, कोई कह रहा है कि हमको दीजिए। समझ में आ गया ना? तो जब तक वहां पर होगा तब उसका विघटन नहीं होगा, उसको समाप्त किया जा सकता है। संसद चाहेगा तो, अगर विधानसभा के द्वारा पारित जाएगा, अगर वहाँ के आंध्र प्रदेश के विधानसभा में पारित होगा 2/3 बहुमत से कि नहीं यहाँ से हमको विधान परिषद हटाइए, तो संसद वहाँ से हटा सकती है विधान परिषद। बात समझ में आ गया क्या जो मैं बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत है? तो ये चीज़ है। तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का विघटन तो किया जाता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। समझ में आ गया? यानी राज्य जो सभा है ना बाबू, उसे न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी गठन करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा साधन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है, परंतु विघटन नहीं किया जा सकता है। यानी विघटन माने भंग नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया क्या? विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कौन बाबू? तो विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। कौन? विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष जो स्पीकर होता है ना बाबू, विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वह बने रहेगा। यानी कहने का मतलब, समाचार अब विस्तार से समझिएगा। इसमें कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि मान लीजिए अभी विधानसभा के गठन हो चुका है, 2-3 साल सरकार चला, उसके बाद में विघटित हो गया। क्या हो गया? विघटित हो गया। फिर से दूसरा सरकार बना, तो लोकसभा का जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, या इसी तरीके से सिमिलरली होता है केंद्र में भी, या लोकसभा का जो अध्यक्ष है, तो यह तब तक विघटित होने पर बना रहता है जब तक कि अगले जिसका भी सरकार बने, अगला मतलब कि जिसका भी सरकार बने वो बनकर यानी गठित होकर और अगला अध्यक्ष न चुना जाए, तब तक यह अपने पद पर बना रहेगा। समझ में आ गया क्या? लेकिन यही कंडीशन चेंज होता है। कब सर? अगर यही कंडीशन चुनाव में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 साल पूर्णतः कार्यकाल चला, 5 साल के बाद फिर चुनाव हुआ, अब पता चला कि बीजेपी के जगह पर कांग्रेस का सरकार बन गया, या मान लीजिए बीजेपी का ही सरकार बना, तो वह जो ही कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया बात बताएं कि उसका भी तब समाप्त हो जाएगा। अगर सर समाप्त हो जाएगा तो जो नव निर्वाचित सदस्य आएंगे, तब उसका जो ये शपथ ग्रहण में कौन शामिल होंगे, कौन उसको दिलवाएगा? तब क्या होता है कि नव निर्वाचित जो सदस्य आते हैं चुनाव के बाद, तब उसी सदस्य में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को उसी समय। केवल शपथ ग्रहण के लिए सब सदस्य शपथ ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद में उसका काम खत्म। अब फिर कराने के उद्देश्य से, ठीक है। आज जिम ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म, अब जिसको भी वह बहुमत से बना दिया जाए, ठीक है, जिसका भी बहुमत दल प्राप्त हो, वह बहुमत दल के क्या होता है, उसी में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यानी लोकसभा या विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त सदस्य को ही लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। समझ में आ गया? अब इसमें आपको सवाल क्या पूछता है कि अगर मान लीजिए कि वह जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, तो वह अपना जो ये शपथ ग्रहण करेंगे, तो वह किस रूप में लेते हैं?
एक सांसद सदस्य के रूप में, या एक विधानसभा सदस्य के रूप में, कि एक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। तो देखिए वह शपथ ग्रहण करेंगे, अगर राज्य के मामला हो, विधानसभा के बात हो, तो वह शपथ ग्रहण करेंगे बाबू किस रूप में? विधायक के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में अपना शपथ ग्रहण लेंगे, यानी शपथ लेंगे, न कि विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपना शपथ लेते हैं। यह पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पर। और क्या सर? तो सिमिलरली इसी के जैसा अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा में भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो वह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं लेता है, वह एक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। सिमिलरली एक प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के रूप में। बात समझ में आ गया? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जिसको बना दिया कि नहीं हतना आदमी है हम लोग, अभी 7 आदमी में वोटिंग हुआ, अब हमको मिल गया 5 अंक, ना भाई इनको बना दिया जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कैंडिडेट हम क्या हुए? आप ही लोगों में से। समझ में आ गया कि नहीं? इसको कहते हैं मास्टरगिरी। क्या कहते हैं? ठीक है जी, दी अमा ग। आइए, संविधान में राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, यानी परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल मूल रूप से बाबू 6 वर्ष का होता है। अब तो वहाँ समाप्त करके कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष ही। ठीक है। अब वहाँ पर अब कैसे होता था? 6 वर्ष का वहाँ होता था। और सब राज्य में विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। करे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी जब इंदिरा गांधी की सरकार था बाबू, अब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या कर दिया गया था कि 5 वर्ष से बढ़ाकर कार्यकाल कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। फिर मोरारजी देसाई की सरकार उधर से चला, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें पुनः क्या कर दिया गया? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कोई दिक्कत है? वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन में है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या पूरे 200, जिला की संख्या 50। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 168 है, सुनिए, वो तो अनुच्छेद 168 के फर्स्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद है, किंतु राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है। तो अब इधर अब काउंट होगा तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। वरना पहले राज्य की बात करें, यूनियन टेरिटरीज है, राज्य में बात करें तो 6 ही है। अगर राज्य या प्लस संघ शासित प्रदेश कह दे तब क्या हो जाएगा? 7। नहीं, जम्मू कश्मीर भी क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में, केवल विधानसभा में। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 198 कहता है। उसी तरह से लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में धन विधेयक पारित नहीं होता है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। शक्तियों का बंटवारा कौन सा? ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है तो अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत राज्यों के मध्य, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 268 से 293 के बीच। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा, यानी संसदीय कानून द्वारा बाबू क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून
द्वारा। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? यानी भारत में अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होना चाहते हैं तो आपका कौन से अर्हता यानी योग्यता अनिवार्य नहीं है? तो वह कौन सा बाबू? तो 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ऐसा प्रावधान नहीं है। यानी भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यता है, सुनिएगा। अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताओं का आवश्यक है। पहला कि वह भारत का नागरिक हो। पहला क्या होना चाहिए बाबू? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्ष तक। और 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, न कि न्यायाधीश रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। समझ में आ गया? अच्छा, रह चुका हो। चौथा कह रहा है कि राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेता हो, और राष्ट्रपति ऐसा समझे कि वह नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जो विधि आ रहा है, कानून आ रहा है, उसको क्या करेगा? पालन कर पाएगा। तब वही सब क्या है इसका बाबू? योग्यता है। किसका? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। तो याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में भी रह चुका हो। खुद ही कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये तो सही है नहीं? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस पर बाबू? तो भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित रहता है। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। जो पुदुचेरी है ना, मद्रास माने चेन्नई, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार बाबू कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, यानी तिरुवनंतपुरम हाई कोर्ट। और दमन दीव बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है। क्षेत्राधिकार गोवा भी किसके अंतर्गत? गोवा भी महाराष्ट्र मुंबई के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। यानी जिला के जो न्यायाधीश है ना बाबू, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद 233 के 2 के अनुसार कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। यानी वैसा व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उन नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। यानी जो उच्च न्यायालय के अधीन जो न्यायालय कार्य करता है उसी को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक किया गया है। जिला न्यायाधीशों को 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपराधिक न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट आपराधिक न्यायालय, और एक होता है सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय। दीवानी मतलब होता है जहाँ पर खेत वगैरह के संबंधित भूमि विवाद ये सब। आ क्रिमिनल कोर्ट माने मर्डर, खुद ही कहते कपार फोड़ल, चाहे क्वेश्चन को भाला खोभल, चाकू मारल, दांत पीसल, कौनो चली, खुद ही कहते हाँ कौनो चली, खुद ही का दोस्त। तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या बाबू? तो मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। यानी मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार क्या प्राप्त है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय क्या है बाबू? एक अभिलेख न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय क्या है बाबू? एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है।
हाई कोर्ट के गठन के बात करें तो 216 में, और राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा अनुच्छेद 214, 200 और 215 में क्या है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। न्यायिक पुनर्वलोकन के बात करें तो न्यायिक पुनर्वलोकन भारत और अमेरिका दोनों में है। और कहाँ से न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द लिया गया है बाबू, तो कहाँ से, अमेरिका से। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 137 में। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध क्या है बाबू, तो जनहित याचिका से। किससे बाबू, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और इस भाई के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।